सुप्रू जी, आपकी बहादुरी और जुर्रतमंदी की जितनी दाद दी जाए कम है, लेकिन आपने ये इंतहाई खतरनाक और कठिन कारनामा जिस महारत और चाबुकदस्ती से सरअंजाम दिया है, उसकी रोशनी में यकीन करना मुश्किल है कि आप हमारी तरह के आम इंसान हैं। सच सच बताएं कि आप इंडिया आने से पहले बरतानिया की फौज या पुलिस में खिदमत अंजाम दे चुके हैं। रामदेव और राजू के चेहरे बता रहे थे कि वो भी अपने साथी के ख्याल से मुत्तफिक हैं। मैंने कुछ देर सोचने का नाटक किया और फिर ठंडी सांस भरकर कहा, आपने साबित कर दिया सुंदरा जी कि आप बहुत होशियार हैं। बिलाशुबा उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं। आपका अंदाजा किसी हद तक दुरुस्त है। मैं कभी फौज या पुलिस में तो नहीं रहा, लेकिन मैंने दूसरी जंग अजीम में बेशुमार कारनामे अंजाम देने वाले मेजर जनरल हर्बर्ट सिल्वरस्टोन से 6 माह की बुनियादी कमांडो ट्रेनिंग हासिल कर रखी है और मैं उनके सबसे होनहार शागिर्दों में से एक था। मेरी बात सुनकर सुंदरा की बातें खिल गईं, जबकि राजू और रामदेव खासे मरूब दिखाई दिए। सुंदरा ने कहा, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि हमसे ये राज छुपाने की कोशिश नहीं की। इससे जाहिर होता है आप साफ दिल के इंसान हैं। यकीन करें, आपसे पहली मर्तबा मिलते ही मुझे अंदाजा हो गया था कि आप कोई आम इंसान नहीं, और आपने रामदेव और मुझे यकीनी मौत के मुंह से निकाल कर चंद ही घंटों में ये बात साबित भी कर दी। उन डाकुओं की बदबख्ती उन्हें घेर कर आपके मुकाबिल ले आई थी। मैंने इस सताइश पर उन तीनों का शुक्रिया अदा किया और थकन का उज़्र पेश करके सोने की तजवीज पेश की। उन्होंने मुझे सोने की इजाजत दे दी। मैं तो कुछ ही देर में नींद की आगोश में पहुंच गया। वो तीनों जाने कब तक आपस में बातें करते रहे। मैं अलग सुबह जागा तो वो तीनों अभी तक सो रहे थे। मैंने गुस्ल खाने का रुख किया और वापसी पर उन्हें बदस्तूर नींद में मस्त पाकर होटल की दूसरी मंजिल की बैल्कनी का रुख किया। मैं दोनों गाड़ियों की मौजूदगी का इत्मीनान करने के साथ दिन की रोशनी में बाहर के माहौल का जायजा लेना चाहता था। मुझे अपनी गाड़ियां वहीं मौजूद मिली। इर्द गिर्द का जायजा लिया तो रात के अंदाजे की तौसीक हुई कि हिंदूपुर अच्छा खासा बड़ा कस्बा था। मौसम बहुत दिलकश था। फजा में हल्की सी खुनकी थी। आसमान पर गहरे सुरमई बादल छाए हुए थे और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मेरी वहां मौजूदगी के दौरान में हवा की रफ्तार में तेजी आ गई। बिजली कड़कने लगी और बादल घन गरज के साथ अपने मिजाज की बरहमी दिखाने लगे और फिर अचानक बारिश शुरू हो गई। इब्तिदा में बूंदें छोटी थीं, लेकिन रफ्ता रफ्ता बारिश जोर पकड़ गई। मुझे मौसम के आसार काफी बिगड़े हुए दिखाई दे रहे थे। परनाले से गोया आबशारें गिर रही थीं और गली कूचों में रफ्ता रफ्ता छोटे मोटे सैलाब की सी सूरत हाल थी। इसी असना में राजू भी मेरे पास आकर खड़ा हो गया। वो मौसम का ये रूप देखकर हैरानी का इजहार करता रहा और फिर जाकर सुंदरा और रामदेव को भी बुला लाया। बारिश की शिद्दत का जायजा लेने के बाद सुंदरा ने मुझे मुखातिब करके कहा, लगता है हमें कम से कम शाम तक यहीं रुकना पड़ेगा। इस कस्बे में नहरें बह रही हैं तो भगवान जाने आगे रास्तों का क्या हाल होगा। मैंने कहा, आगे की सड़कों का क्या हाल है सुंदरा जी? उसने कहा, वैसे तो सब अंग्रेजों के जमाने की ही बनी हुई हैं, लेकिन ज्यादातर अच्छी हालत में हैं। सिर्फ घने जंगल और नदी नालों के चढ़ने के मकामात वाली सड़कों की हालत खस्ता है। मैंने अगला सवाल किया, क्या हम इन सड़कों पर रात को सफर जारी रख सकते हैं? मेरा मतलब है डाकुओं की यलगार का तो खतरा नहीं है। सुंदरा ने जवाब दिया, बोला, आगे के इलाकों में डाकुओं के मुनज़्ज़म गिरोह सरगर्म नहीं है, लिहाजा खासे तवील वक्फों के बाद इक्का दुक्का वारदातों के अलावा सड़कों पर लूट मार का चलन नहीं है। दरअसल अपनी हुक्मरानी के आखिरी दौर में निजाम मीर उस्मान अली खान ने रियासत पर अपना राज मजबूत करने के लिए अपनी रजाकारों की फौज के जरिए तेलंगाना और आंध्रा के तमाम गोशों में अमन व अमान कायम करने की आड़ में अपने मुखालिफों के कत्ल गारत का जो बाजार गर्म किया था, उसकी जद में आकर बहुत से डाकू भी मारे गए थे और बाकी आसपास की रियासतों में फरार हो गए थे। उसके बाद से अब तक यहाँ डाकुओं का जोर बहाल नहीं हो सका। इस असना में होटल का एक खादिम नाश्ते का पूछने के लिए आया। सुंदरा ने अपनी पसंद बताई। इस असना में हमारे बैठने के लिए बैल्कनी में ही कुर्सियां भी बिछाई जा चुकी थी। हम नाश्ता आने तक बारिश का नजारा करते हुए इधर उधर की बातें करते रहे और फिर नाश्ते के लिए अपने कमरे में आ गए। लगभग निस्फ घंटे बाद हम तीनों एक बार फिर बैल्कनी में जा बैठे। मुझे लगा कि बारिश का जोर टूटने लगा है। मेरे अंदाजे की रामदेव और सुंदरा ने भी तायद की। आहिस्ता आहिस्ता बारिश बिल्कुल थम गई और बादल भी छटने लगे। ये सूरत हाल देखकर सुंदरा ने पुरजोश लहजे में कहा, दोस्तों, लगता है कुदरत हम पर मेहरबान है। शाम की बजाय हम कुछ ही देर में यहाँ से रवाना हो सकते हैं। मैंने उसकी तायद की, ताहम ये मशवरा दिया कि हमें कम से कम 2 घंटे मजीद इंतजार करना चाहिए ताकि रास्ते में कहीं बारिश का पानी जमा हुआ हो तो उसे बह निकलने का वक्त मिल जाए। सुंदरा ने कहा, ठीक है, फिर भी हमें अपनी अगली मंजिल कोटी कस्बा में काफी वक्त मिल जाएगा। वहाँ हम मेरे फूफीजाद भाई प्रदीप सेन की हवेली में रात गुजारेंगे। वो कस्बे के बड़े रईस हैं। कल अलग सुबह वहाँ से रवाना होंगे और शाम नहीं तो रात तक महबूब नगर पहुँच जाएंगे।
वहां से तो हैदराबाद बस 60-70 मील दूर रह जाएगा। ये सुनकर मैंने अपने लहजे में खुशगवारियत भरते हुए कहा, यानी अभी 2 दिन से भी ज्यादा का सफर हमें भुगतना है। सुंदरा ने कहा, नहीं, अगर हम आज सारा दिन और सारी रात मुसलसल सफर करें तो कल दोपहर तक हैदराबाद पहुंच सकते हैं, लेकिन हमें अपने ऊपर ये जबर मुशक्कत डालने की जरूरत क्या है। दिन में सफर करते और रात को आराम करते तीसरे दिन पहुंच जाएंगे। मैंने उसकी बात पर कोई एतराज नहीं किया, जबकि रामदेव और राजू के लिए तो गोया उसकी हर बात पत्थर पर लकीर की हैसियत रखती थी। दोपहर के खाने के बाद सुंदरा ने राजू को कहा कि वो होटल वापस जाकर हिसाब किताब बेबाक कराए। मैं भी राजू के साथ चल पड़ा। इस्तकबालिया पर मौजूद मुंशी ने दोपहर के खाने की कीमत पूरे बिल में शामिल करते हुए मकामी लहजे वाली हिंदी और इंग्लिश के आमेजे वाली जबान में कहा, आप लोग जहाँ से कर्नाटका की तरफ जाने का इरादा रखते हैं तो रास्ते में बहुत एहतियात रखना, हालात ठीक नहीं है। राजू उसकी बात सुनकर चौंका, लेकिन मैंने उसके कुछ कहने से पहले ही सवाल कर दिया, खैरियत तो है? आप हमें उस तरफ जाने से क्यों रोक रहे हैं? हालात खराब होने से आपका क्या मतलब है? मुंशी ने कदरे हेजान भरे लहजे में कहा, पूरे हिंदूपुर में ये खबर फैली हुई है कि ठुमाकुंटा बस्ती से हमारे कस्बे की तरफ आने वाली सड़क से इलाके के सबसे खतरनाक डाकू परशुत्तम कहार और उसके 3 साथियों की लाशें मिली हैं। सुना है कस्बे की आधी पुलिस वहां पहुंची हुई है। मैंने कहा, ये तो बहुत अच्छी खबर है। भगवान की कृपा से पापियों का ये टोला नरक में पहुंच गया। इसमें हालात खराब होने वाली कौन सी बात है? मुंशी ने गंभीर लहजे में कहा, पुलिस का ख्याल है कि ये हलाकतें डाकुओं के 2 गिरोहों की आपसी दुश्मनी का नतीजा है और परशुत्तम कहार के गिरोह के बाकी डाकू अपने सरदार और साथियों की मौत का बदला लेने में देर नहीं लगाएंगे और निर्दोष जनता भी उनकी जवाबी कार्रवाई की लपेट में आ सकती है। राजू ने एक बार फिर कुछ कहना चाहा, लेकिन मैंने उसे मौका नहीं दिया। मैंने कहा, बहुत अधिक धन्यवाद मुंशी जी, आपने हमें चौकन्ना कर दिया। हम ठुमाकुंटा की ओर नहीं जाएंगे। तभी मुनीम ने खासे पुरजोश लहजे में कहा, अगर आम व्यक्तियों ने उन डाकुओं की हत्या की होती तो उनकी मौज हो जाती। सरकार ने परशुत्तम कहार को मारने पर 3000 रुपया और उसके महासहयोगी बनवारी हेगड़े को मारने पर 1500 रुपए इनाम रखा था। मैंने हैरानी भरे लहजे में कहा, ये तो बहुत बड़ी रकम है, परंतु ये इनाम किसी के भाग्य था ही नहीं। राजू तलब करदा रकम अदा कर चुका था और मुझे अंदेशा था कि कहीं ऐसी कोई बात न उगल दे जिससे हम मुश्किल में पड़ जाएं। लिहाजा मैंने उसे जबान खोलने का मौका ही न दिया और उसे लगभग जबरदस्ती अपने साथ दूसरी मंजिल पर वाक़े अपने कमरे में ले आया। ताहम सुंदरा और रामदेव के सामने पहुंचते ही गोया उसकी जबान के बंद खुल गए। उसने निहायत जोशो खरोश के साथ मुंशी से हासिल होने वाली सनसनीखेज इत्तला अपने साथियों को सुनाई। उसके साथ ही उन दोनों पर भी हेजान किसी कैफियत तारी हो गई और उन्होंने एक बार फिर मेरी तारीफ के पुल बांधने शुरू कर दिए। इसी असना में राजू खामोश होकर किसी सोच में डूब गया। कुछ देर के बाद वो अचानक मुझसे और अपने साथियों से मुखातिब हुआ, 3500 रुपए बहुत बड़ी रकम है। उन डाकुओं को हमने मारा है, उनके सर पर रखे गए इनाम पर हमारा हक है। मेरा ख्याल है हमें फौरन थाने पहुंचकर अपना दावा करना चाहिए। उस कम अकल की बात सुनकर गुस्से से मेरा खून खौल उठा, लेकिन मैंने खुद पर काबू रखा और सुंदरा के तासुरात का जायजा लिया। वो पहले तो चौंका और फिर मशवरा तलब नजरों से मेरी तरफ देखा। मेरे चेहरे को तासुरात से आ रही और मेरी जबान खामोश पाकर उसने रामदेव की तरफ देखा और फिर कहा, रकम तो वाकई बहुत भारी है और हमारे बहुत काम आ सकती है। मेरा ख्याल है कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि इस इनाम पर हमारा पूरा हक है। क्यों सुपरू जी? मैंने अपना लहजा हत्तुल इम्कान पुरसुकून रखते हुए कहा, आपने बिल्कुल ठीक कहा सुंदरा जी, इनाम की रकम बहुत बड़ी है और हम इसके जायज हकदार भी हैं, लेकिन ये मत भूलें कि ये थाने कचहरी का मामला है। बेशुमार बखेड़े दरमियान में हायल हो सकते हैं। पुलिस वालों का आपको अच्छी तरह पता है, वो हमारा दावा इतनी आसानी से तस्लीम नहीं करेंगे। सबसे पहले तो हमारे बखिए उधेड़ेंगे। हमने उन्हें मुतमिन कर दिया और उन्होंने नेक नियति से हमारा दावा तस्लीम कर लिया, तब भी वो कौन सा नोटों की गड्डियां अपने पास रखे बैठे हैं। पूरे केस की रिपोर्ट बनाकर रियासती और मुल्की दारुल हुकूमत भिजवाई जाएगी, जहां नए सिरे से छानबीन की जाएगी। ये कोई 2-4 दिन का खेल नहीं है। सुंदरा ने मेरी सारी बातें गौर से सुनी और फिर मशवरा तलब नजरों से अपने साथियों की तरफ देखा। मैंने अपने दिलो दिमाग में उबलते गुस्से को दबाने की एक बार फिर कोशिश की। उनके दिलों में लालच की जो आग भड़क उठी थी वो इतनी आसानी से सर्द पड़ने वाली नहीं थी। लिहाजा मैंने बदस्तूर नरम लहजे में अपनी बात आगे बढ़ाई। कहा, इन सब बातों के अलावा आप ये पहलू नजरअंदाज कर रहे हैं कि पुलिस अफसरान हमारा दावा सुनते ही पूछेंगे कि डाकुओं से इतनी खतरनाक झड़प और उन चारों को हलाक करने के बाद हमने सुकून से होटल में रात गुजारने
और आधा दिन बारिश का लुत्फ उठाने की बजाय फौरन हिंदूपुर के मरकजी थाने पहुंचकर सारे वाक़े की इत्तला क्यों नहीं दी। उधर होटल के रजिस्टर में मौजूद हमारे कवायफ बताएंगे कि हम ठुमाकुंटा की बजाय नेलोर की तरफ से यहाँ पहुंचे हैं। उसके साथ ही पुलिस वाले हम पर दरोग गोई का इल्जाम लगाकर हमारे पीछे पड़ जाएंगे। मैंने जो कुछ कहा वो ठोस हकायक पर मुश्तमिल था, लेकिन मुझे लगा कि उनकी नीयत अब भी खराब है, लिहाजा मैंने उनसे फैसला कुन बात करने की ठान ली। कहा इसके अलावा चारों डाकुओं की हलाकत इतनी सीधे साधे अंदाज में नहीं हुई कि पुलिस वाले हमारा दावा आसानी से सच तस्लीम कर लें। उनमें से 2 पत्थर की ज़रब से हलाक हुए हैं और 2 गोलियों से। पुलिस वालों को ये समझाना बहुत मुश्किल होगा कि हमने पहले 2 डाकुओं को पत्थरों से हलाक किया और फिर उनकी बंदूकें छीनकर बाकी 2 डाकुओं को गोली मार दी। वो कहेंगे कि तुम लोग किसी घटिया पिक्चर की कहानी सुना रहे हो। मुझे लगा कि मेरी बातों का उन पर काफी असर हुआ है, लेकिन मैंने एहतियातन तुरुप का पत्ता फेंकना जरूरी समझा। कहा मुझे मालूम है कि मेरी ये बातें इतनी आसानी से आप लोगों की समझ में नहीं आएंगी और आप तीनों इस मामले में हम ख्याल हैं, इसलिए मैं आप लोगों से मजीद बहस नहीं करना चाहता। आप लोग बसद खुशी इस इनामी रकम के लिए किस्मत आजमाई करें, लेकिन मुझे इस मुफ्त के माल में कोई दिलचस्पी है और न मैं इन उलझनों में फंसना चाहता हूँ। यूं समझ ले कि हमारा साथ बस इतना ही था। आप लोग इनाम पर दावा जताने थाने जाएं, मैं अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाता हूँ। आप तीनों से बस इतनी गुजारिश है कि सारे मामले में मेरा नाम न आने पाए। मैं आप लोगों का हमेशा ममनून रहूंगा। इतना कहकर मैं खामोश हो गया। मेरी नजरें उन तीनों के तासुरात का जायजा ले रही थीं। वो तीनों कुछ देर तजब्जुब और इस्तराब के आलम में एक दूसरे की शक्लें देखते रहे। बिलाखिर सुंदरा ने ही अपने साथियों की तर्जुमानी की जिम्मेदारी संभाली। बोला मेरा ख्याल है तुम्हारी बातों में बहुत वजन है सुपरू भाई। हम इस बेगाने इलाके में कितनी भी कोशिश कर लें अपना दावा नहीं मनवा सकते। हाँ, इसके नतीजे में मुसीबत में जरूर पड़ सकते हैं। अंग्रेज सरकार जाने के बाद रफ्ता रफ्ता पुलिस का सत्यानाश हो गया है। रामदेव ने सुंदरा की बात उचकते हुए कहा, इस इलाके में तो अंग्रेज के जमाने में भी निजाम की पुलिस की बदमाशी उरूज पर थी। खासतौर पर गरीब हिंदू रियाया की जिंदगी का तो कोई मोल ही नहीं था। इसी जुल्म सितम से तंग आकर तो हमारे सीनियर रहनुमाओं ने आंध्रा सभा के झंडे तले निजाम सरकार के खिलाफ बगावत की थी और रियासत की तरफ से बेगार और सरकारी अहलकारों की तरफ से रिश्वत के खात्मे की तहरीक चलाई थी। इस मौके पर राजू ने पुरजोश लहजे में कहा, ये खित्ता निजाम हैदराबाद की गुलामी से अपनी आजादी के लिए हमारी कम्युनिस्ट पार्टी के एहसानात कई सदियों तक भी नहीं उतार सकता। निजाम ने तो हिंदुस्तान के साथ शामिल होने से साफ इनकार कर दिया था। हमारी कम्युनिस्ट पार्टी ने किसानों को बगावत के लिए तैयार किया और उन्हें गोरीला तरबियत फराहम की और फिर वो वक्त भी आया कि 3000 गांवों पर हमारा राज कायम हो गया था। हम अगर दिल्ली सरकार की फौजों का साथ न देते तो उनके लिए हैदराबाद रियासत पर कब्जा करके निजाम को जबरदस्ती हिंदुस्तान में शामिल करना इतना आसान नहीं था। निजाम सरकार के पास अपने जाननिसार रजाकारों पर मुश्तमिल अच्छी खासी फौज मौजूद थी जो जदीद असलहे से लैस थी। मैंने ये भांप करके राजू अपने पसंदीदा मौजू पर गुफ्तगू इतनी आसानी से बंद करने वाला नहीं है। गुफ्तगू की बाग अपने कब्जे में लेते हुए कहा, ये सब बातें तो होती रहेंगी, अब हमें यहाँ से निकलने में ताखीर नहीं करनी चाहिए। ऐसा न हो कि पुलिस हमारी बू सूंघते सूंघते यहाँ तक पहुँच जाए और हमें उनसे पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाए। मेरी बात सुनकर वो तीनों चौंकी और मुझसे इत्तेफाक किया। होटल के खादिमों ने हमारा सामान गाड़ियों में पहुंचाकर बख्शिश वसूल की। मैं नहीं चाहता था कि राजू अपने साथियों के पास बैठकर रात के वाकयात में से कोई ऐसी बात निकाले जिससे मेरे बयान करता वाकयात में से किसी पर उन्हें झूठ होने का शक गुजरे। लिहाजा उसे मैंने अपने पास ब्यूक में ही बिठा लिया। इस मर्तबा भी जीप ही आगे चल रही थी। कुछ ही देर में हम हिंदूपुर के मज़ाफात में पहुंच गए। आसमान खासी हद तक साफ हो चुका था और धूप भी निकल आई थी। सड़क की हालत भी खासी बेहतर थी, लिहाजा सुंदरा काफी तेज रफ्तारी से जीप चला रहा था। कहीं कहीं बारिश के अलावा हमें रास्ते में कोई रुकावट दरपेश नहीं हुई। इस दौरान में राजू हस्बे आदत मुसलसल बोले जा रहा था। ये इलाका शायद उसका अच्छी तरह देखा भाला था। उसने बताया कि हिंदूपुर से निकलने के फौरन बाद हम कोटनूर झील के पास से गुजरेंगे और फिर लगभग 20 मील के फासले पर एक तारीखी कस्बा पेनुकोंडा आएगा जहाँ का कदीम कला और जैन मंदिर मशहूर है। जबकि उसी कस्बे के मज़ाफात में रामायण में राम के दुश्मन रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण का खाबीदा हालत में बुत मौजूद है। कुंभकर्ण को रामायण में एक नाकाबिल शिकस्त देव बताया गया है, लिहाजा उस बुत की लंबाई 142 फुट और ऊंचाई 32 फुट है। बहुत से हिंदू पुजारियों के अकीदे के मुताबिक अगर दुरुस्त जाप किए जाएं तो कुंभकर्ण का बुत जिंदा होकर अपनी असल हालत में वापस आ सकता है। राजू ने ख्वाहिश जाहिर की कि हमें सुंदरा से दरखास्त करके कुछ वक्त पेनुकोंडा में गुजारना चाहिए और कम से कम कुंभकर्ण के मुजस्मे का जरूर दीदार करना चाहिए, लेकिन मैंने उसकी फरमाइश पर कान न धरा।
کوٹنور جھیل کے پاس سے گزرنے کے بعد سڑک کی حالت کافی خستہ ہو گئی اور ہمیں مجبوراً رفتار کچھ کم کرنا پڑی۔ تاہم 5-6 میل کا سفر طے کرنے کے بعد چلاکور نامی ایک چھوٹا سا قصبہ آیا، جس کے بعد سڑک کی حالت ایک بار پھر بہتر ہو گئی۔ راجو نے خوشخبری سنائی کہ اسی سڑک پر مزید 10 میل کا فاصلہ طے کر کے ہم سومنڈے پلی قصبے پہنچ کر بنگلور سے حیدرآباد جانے والی شاہراہ پر پہنچ جائیں گے اور ٹوٹی پھوٹی سڑک اور جنگلوں سے ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ میں نے پوچھا وہاں سے گوٹی قصبہ کتنے فاصلے پر رہ جائے گا اور ہمیں وہاں پہنچنے میں کتنی دیر لگے گی۔ راجو نے ذہن میں کچھ حساب لگا کر کہا، سومنڈے پلی سے تقریباً 2 گھنٹے کا سفر کر کے ہم آنند پور پہنچ جائیں گے، پھر اسی شاہراہ پر مزید 1.5 گھنٹے کا سفر ہمیں ہماری منزل گوٹی پہنچا دے گا۔ وہاں سے گوٹی کا فاصلہ تو بمشکل 40 میل ہے، لیکن راستہ پہاڑی ہونے کی وجہ سے رفتار کم رکھنی پڑتی ہے۔ میں نے اپنی معلومات میں اضافے کے لیے سرسری لہجے میں پوچھا۔ سندرا جی نے بتایا ہے کہ گوٹی میں ہمارے میزبان یعنی ان کے پھوپھی زاد بھائی پردیپ سین قصبے کے بڑے رئیس ہیں۔ ان کا روزگار کیا ہے؟ میرا مطلب ہے وہ کوئی بیوپاری وغیرہ ہیں یا جدی پشتی زمیندار وغیرہ ہیں؟ راجو میری بات سن کر بے ساختہ بولا، وہ جدی پشتی رئیس تو… اچانک اس نے بات ادھوری چھوڑ دی اور پھر کچھ سوچ کر بولا، وہ بہت بڑی زرعی اراضی کے مالک ہیں اور وہ مویشیوں کی خرید و فروخت اور اناج کا بیوپار بھی کرتے ہیں۔ اس نے بظاہر کوئی غیر معمولی اطلاع نہیں دی تھی، لیکن اس نے اپنی بات جس طرح ادھوری چھوڑی تھی اس سے مجھے لگا کہ بے دھیانی میں سچ اگلنے لگا تھا، لیکن پھر اس سچ کے مضمرات کا احساس ہونے پر اس نے بات پلٹ دی، یعنی وہ مجھ سے پردیپ سین کے حوالے سے کوئی راز کی بات چھپا گیا تھا۔ یہ ادراک ہوتے ہی میرا ماتھا ٹھنکا۔ ایسی کسی خفیہ بات سے ناواقف ہونا کسی نازک وقت میرے لیے مصیبت کھڑی کر سکتا تھا۔ میں نے سامنے سڑک سے نظریں ہٹا کر معنی خیز انداز میں راجو کی طرف دیکھا اور پھر شگفتہ لہجے میں کہا، بہت افسوس کی بات ہے راجو بھائی، اتنے کٹھن حالات سے ایک ساتھ نبرد آزما ہونے اور مل کر موت کو شکست دینے کے بعد آپ مجھے غیر بلکہ ناقابل اعتبار اجنبی سے زیادہ درجہ نہیں دیتے۔ میں نے تو تمہیں اپنا چھوٹا بھائی مان کر تمہاری عزت اور وقار بڑھانے کے لیے سندرا اور رام دیو سے تمہارے بہادری سے بھرپور کارناموں کے بارے میں جھوٹ بولنے سے بھی گریز نہیں کیا، اور تم مجھ سے اتنی دیدہ دلیری سے جھوٹ بول رہے ہو۔ اتنا بھی خیال نہیں کیا کہ سندرا اور رام دیو کو ڈاکوؤں کے شکنجے میں پھنسا چھوڑ کر اپنی جان بچا کر فرار ہونے کا بار بار پرزور اصرار اگر ان دونوں کے سامنے بیان کر دیتا تو تمہاری 2 ٹکے کی عزت بھی نہ رہتی ان کے سامنے، ہمیشہ کے لیے تم ان کی نظروں سے گر جاتے۔ میں کچھ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ میری بات سن کر راجو کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ میں لوہا سرخ دیکھ کر ہتھوڑا مارتے ہوئے خفگی بھرے لہجے میں بولا، تم اگر کسی بات کو ایسا خفیہ راز سمجھتے ہو جو تمہارے خیال میں میرے علم میں آنا مناسب نہیں ہے تو خاموش ہو جاؤ۔ اتنی ڈھٹائی سے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ جھوٹ خواہ کتنی بھی ہوشیاری سے بولا گیا ہو، جلد یا کچھ تاخیر سے اس کا پردہ چاک ہو ہی جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے گوٹی پہنچنے پر خود ہی پردیپ سین کی مالی حیثیت اور اس کا پس منظر کھل کر میرے سامنے آ جائے، پھر تم اپنی دروغ گوئی پر مجھ سے کیسے نظریں ملاؤ گے؟ میری طرف سے یہ ہلا دینے والی خوراک ملنے پر راجو کی حالت ایسی ہو گئی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ وہ خاصی دیر میں خود کو سنبھال پایا، بولا، میں ایشور کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں آپ سے سچ بولنے ہی والا تھا، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ کہیں اپنی منشا کے خلاف زبان کھولنے پر سندرا جی مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں۔ وہ ایسے معاملات میں بہت سخت ہیں، اس لیے میں نے آپ سے آدھا سچ بولنا مناسب سمجھا۔ میں نے اس کی بات غور سے سنی اور پھر گھمبیر لہجے میں کہا، تم فکر نہ کرو، تم جو کچھ بتاؤ گے وہ ہم دونوں کے درمیان موجود دیگر رازوں کی طرح ہمیشہ میرے سینے میں محفوظ رہے گا۔ ویسے بھی میں اب تم ہی لوگوں میں سے ایک ہوں، تمہارا فائدہ میرا فائدہ اور تمہارا نقصان میرا نقصان ہے۔ اب پردیپ سین کے بارے میں سچ بولو، پورا سچ۔ راجو نے اپنے خیالات یکجا کرنے میں کچھ وقت صرف کیا، پھر بولا، آپ کو تو یہ پہلے ہی معلوم ہے کہ ہماری کمیونسٹ پارٹی نے ہندوستان کی آزادی کے فوراً بعد کسانوں کو ان کا حق دلانے اور ظلم و ستم سے نجات دلانے کے لیے آندھرا مہاسبھا کے نام سے نظام حیدرآباد کے خلاف منظم بغاوت شروع کر دی تھی۔ پہلے نظام کی رضاکاروں کی فوج پر حملے کیے گئے، پھر زمینداروں اور جاگیرداروں کے خلاف مسلح کارروائیاں کی گئیں اور مزاحمت پر بے دردی سے قتل عام کیا گیا۔ فتح کیے جانے والے ہر گاؤں میں اپنے عہدیدار تعینات کر کے کسانوں میں زمینیں تقسیم کرنے کا سلسلہ شروع کیا گیا۔